नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RJS 96 पर। दोस्तों, मैं आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ मैं आपके साथ में रूबरू होने जा रहा हूँ। वैकेंसी है सेंट्रल जॉब की और वो भी BSF के अंतर्गत। ये आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत मैं बहुत सी जानकारी इस पोस्ट से, इस वैकेंसी के संबंधित बहुत सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट के साथ में आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं। ये वैकेंसी है सेंट्रल जॉब की और वो भी BSF के अंतर्गत एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में कि किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या इसमें पोस्ट रहने वाली है, क्या इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसमें एज रिलेक्शन वाला या एज का सिस्टम रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी ये BSF के अंतर्गत ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई है और वो भी मेल और फीमेल दोनों के लिए आई हुई है। मेल के लिए 1284 वैकेंसी इसमें रहने वाली है, जिसमें से 1220 वैकेंसी है वो पुरुषों के लिए रहने वाली, यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, और जो 64 वैकेंसीज हैं वो रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस एंड मेड ऑफ पेमेंट की, यानी एग्ज़ाम की क्या फीस रहने वाली है और किस प्रकार से हम पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कैंडिडेट जो EWS और OBC कैटेगरी के बंदे हैं, OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस के रूप में 100 रुपये रखे जाएंगे, 100 रुपीज़ ओनली, एंड फीस प्लस 47.20 सर्विस चार्ज लगेगा, यानी कि आपको 147 रुपये, यानी हम देखते हैं तो जैसे कि 150 रुपये का एक बंदे के, एक कैंडिडेट के लिए 150 रुपये, जो कि जनरल OBC और EWS से बिलोंग करता है उसके लिए 150 रुपये एग्ज़ाम फीस रखी गई है। ये एग्ज़ाम फीस हम किस प्रकार से भरेंगे, ये हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और या अस्सी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पेमेंट। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सेंटर हमें कहाँ कहाँ लेना है, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के बंदे हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर आएगा, ठीक है। जम्मू वाले के लिए जम्मू कश्मीर आ सकता है। और मैं जैसे राजस्थान का हूँ तो राजस्थान के लिए इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ रहने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो राजस्थान और हरियाणा के बंदे हैं वो फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF राजस्थान, जो कि जोधपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान और हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो मंडोर रोड जोधपुर के अंतर्गत होगा, और वहीं पे आपको ये जो सारा का सारा है, जैसे कि आपका सबसे पहले हो गया आपका एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में आपका PHT PET हो गया, उसके बाद में आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो सारा का सारा वहीं पे जाके होगा। उसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशन क्या होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 18 से 25 साल के बीच के जो बंदे हैं, कैंडिडेट हैं, चाहे दे अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर वाला और 25 साल से कम वाला और 25 साल वाला बंदा इसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ एज रिलेक्शन भी दे रखा है। तो एज रिलेक्शन जैसे हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलेक्शन दे रखा है। तो इसमें देखो, SC के लिए 5 साल का दे रखा है, अदर OBC के लिए क्या दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। क्या होना चाहिए, तो देखो, फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, इसमें देखो कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन और कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल स्वीपर, यानी बार्बर का मतलब हो गया नाई वाला, और कांस्टेबल स्वीपर का मतलब सफाई वाला, टेलर पानी दिलाने वाला। ये सारे के सारे जो ट्रेड्स होते हैं इनके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले बात है कि इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th क्लास होना चाहिए, और आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आपको अपनी जो ट्रेड है उसका अच्छा भला नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्वालिफाइड ट्रेड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेड का टेस्ट करवाया जाएगा उसको आपको अनिवार्य रूप से क्या करना होगा, पास करना होगा, तभी ही आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ये नहीं है कि आपको वो काम आता ही नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया तो ऐसे बंदों को इसमें क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पोस्ट के लिए। तो सेकंड पोस्ट में जो ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक और वाटर कैरियर, जो पानी ले जाने वाले होते हैं, और जो कांस्टेबल वेटर होते हैं उनके लिए मेट्रिकुलेशन 10th लेवल, और उसके आपको जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं उसके लिए आपको रिलीवेंट आपको इसके अंतर्गत 10th के
10th या 10th लेवल कुछ भी आप रिलीवेंट कर सकते हैं एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दूसरी बात, आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, यानी नेशनल स्किल का मतलब राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज सेंटर से आप क्या करते हो कि एक वाटर कैरियर का या फिर आप कुक का एक सर्टिफिकेट लेके आओगे, और वो सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले आपके पास में होना चाहिए, और उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपके फॉर्म में लगेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत इसमें मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। जो बंदे ऐसे बंदे होते हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारी स्किल होती हैं, जैसे वो सफाई का भी काम कर सकता है, कुक का भी काम कर सकता है, वेटर का भी काम कर सकता है, तो जो मल्टी स्किल बंदे होते हैं उनको प्रीफरेंस दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात करते उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसके अंतर्गत देखो, आपकी हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। चेस्ट होती है वो नॉर्मली 75 होनी चाहिए, और उसके बाद में एक्सपेंडेड होती है, यानी 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंडेड करनी है, यानी कि फुलाना है। उसके बाद में हम यदि फीमेल के लिए बात करते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 होनी चाहिए, और चेस्ट का इनके लिए इनको चेस्ट का लागू नहीं होता है। उसके बाद में होता है, देखिए हम बात करते हैं कि जैसे यूनियन टेरेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट एस्पेक्ट एज गिवन इन द फॉलोइंग पैरा। उसके अंतर्गत जैसे कुछ बंदे होते हैं, जैसे कि उसमें लेह लद्दाख वाले भी होते हैं, और कुछ ऐसे इलाके होते हैं पहाड़ी इलाके, हिल्स वाले, जिनकी हाइट कम होती है, तो उनके लिए इसके अंतर्गत क्या हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट दे रखी है। तो उनके लिए 165, 158, 155 ये अलग अलग, 162.2, 162.5 ये अलग अलग इसके अंतर्गत दे रखा है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो गोरखा रेजिमेंट हो गया, ये इनके अंतर्गत ही इनकी हाइट वगैरह इसके अंतर्गत छूट देख रखी है। उसके बाद में बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत बात करते हैं कि विजन, मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 आपका विजन होना चाहिए, या 6/9 इन द अदर विदाउट करेक्शन, विदाउट किसी मतलब इसका मतलब क्या हो गया, विदाउट करेक्शन का मतलब आपको जो सन ग्लासेज होते हैं, जो चश्मा होता है, उसके बिना आपकी नज़र हो वो 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। और नोकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट, ठीक है, नोकनी नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों घुटनों के बीच में जो गैप हो वो पर्याप्त गैप होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे का। और दूसरी बात है स्क्विंट आइज, दोनों जो आइज होती हैं वो किसी की जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों आइज नाक के बराबर में आती है, वो वैसे आइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, यानी जो कैंडिडेट हैं उनकी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और फिट होना चाहिए, वो स्वास्थ्य के रूप में फिट होंगे, उन बंदों का क्या किया जाएगा, इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि मेड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो इसमें देखो पहला फेज है वो फेज 1 एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, या फिर आपको ईमेल एड्रेस या फिर SMS के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि ये कैसे रहेगा, या ये तो विल कंसिस्ट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड या OMR बेस्ड। ये किस पे होगा, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका CBT, यदि ज़्यादा संख्या में आपका आवेदन आते हैं, आवेदन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपका CBT बेस्ड करवाया जाएगा, या फिर ज़्यादा नहीं आएंगे, कम आते हैं तो फिर उसके OMR बेस्ड आपको एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जो कि जोधपुर के अंतर्गत एक सेंटर पे ही होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में बात करते हैं उसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि इसके अंतर्गत उसके बाद में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, किस प्रकार का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और इसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे। तो पहली बात तो 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी प्राथमिक गणित है, प्राथमिक कक्षाओं की जो गणित है उसके 25% आएंगे, 25 अंकों के। और इसके अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश का भी होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिलाकर
ठीक है, दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबरों के ही आएंगे। और दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत रीजनिंग आएगी, वो भी कितने नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। और टोटल समय कितना रहने वाला है, टोटल समय रहने वाला है 2 घंटे यानी 120 मिनट और 100 क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत आपको 120 मिनट दिया जा रहा है, यानी पर्याप्त समय दिया जा रहा है। बहुत ही अब फुल टाइम लेकर आप क्या कर सकते हो, इसको आप तैयार कर सकते हो। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत आपको होगा कि क्या रहने वाले हैं, तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी किस स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। 10वीं क्लास स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन हैं वो इसके अंतर्गत एग्जाम में रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात है, इसके आगे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको बात करते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट को रिपोर्टिंग है एग्जाम देने वाले, वो 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, वो अमूमन हम देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, सेंट्रल की जॉब है तो इसमें 15 मिनट पहले तक जो कैंडिडेट आएगा उसको गेट में अलो किया जाएगा। यानी आप क्या करना कि आधा घंटा पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, 15 मिनट अंदर बैठे रहो। लेकिन 15 मिनट बाद यदि आते हो, आपको गेट में नहीं घुसने दिया जाता, तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या किया जाना है कि आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। उसके बाद में हम क्या क्या सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज जो एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके लिए फिर पीएसटी या पीईटी स्टैंडर्ड होगा, वो इसके लिए बाद में इसका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। जो फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या होगा कि इसके अंतर्गत 5 किलोमीटर रेस होगी, वो भी 24 मिनट में आराम से इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 मिनट में 5 किलोमीटर रेस है, वो इजीली आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल्स के लिए ये 1600 मीटर है, 1600 मीटर की रेस होगी, वो भी 8.5 मिनट में होगी, वो बहुत ही ईजीली आप कर सकते हो। ये जो रनिंग वाला है ना, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। 5 किलोमीटर में यदि बंदा आपकी अच्छी रनिंग है, आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हो, तो नॉर्मली कोई भी बंदा है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में कर सकता है, 24 मिनट से पहले पहले ही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो बंदे इसमें पास हो जाएंगे उसको क्या किया जाएगा, उसका पीईटी किया जाएगा, मतलब उसका मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट वेट इसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसको पीईटी बोलते हैं। जो पीईटी के अंतर्गत पास हो जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में उनका क्या किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत जो पहली बात है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका किसी प्रकार का पीईटी पीएसटी नहीं होगा, ठीक है। उनका किसी प्रकार का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, पीईटी नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो पीईटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इसके लिए किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं दे रखे। नंबर आपको सिर्फ मेरिट निर्धारित करेगी, वो करेगी सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के अकॉर्डिंग। इसमें किसी प्रकार का नंबर नहीं है, ये तो आपको क्या करना है, सिर्फ पास करना है, ठीक है। दूसरी बात, हम आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो देखो, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि आपको आपका डोमिसाइल या आपकी जो एक तो पहला तो हो गया डोमिसाइल, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी है कि आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। तीसरी बात हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यदि, तो देखिए क्या हो गया, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, फिर होगी देखिए 10वीं की मार्कशीट होगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साइंस, मतलब ये दोनों होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का भी बनता है और स्टेट का भी बनता है, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, आगे हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की, है ना। तो ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में होगा ट्रेड टेस्ट। जो बंदे पीईटी पीएसटी में क्वालिफाइंग हो जाएंगे उनसे क्या किया जाएगा, पीईटी यानी उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी बंदे होंगे, जिस ट्रेड से वो फॉर्म अप्लाई करता है, उस ट्रेड का उसके लिए क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और उसमें उसको क्या करना चाहिए, उसको उसमें पास होना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा बंदा है जिसको काम नहीं आता और वो चला जाता है, पेपर में भी पास हो जाता है, तो भाइयों यदि आपको नहीं आता है तो सबसे पहले उसको क्या कर लो कि थोड़ी मतलब उसकी क्लासें वगैरह लेके उसको काम को सीख कर फिर उसको ट्रेड टेस्ट देने जाना है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिटेल्ड मेडिकल, तो उसमें मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में देखो मेडिकल रिव्यू मेडिकल होगा। उसके बाद में हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अलग से अलॉट की है, वो आपको पता ही है। उसके बाद में जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा फाइनल मेरिट,
अभी फाइनल मेरिट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, तो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, वो बनेगी किसके अकॉर्डिंग, फाइनल मेरिट बनेगी आपकी ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उस रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स थे, फाइनल मेरिट है वो सेपरेटली बनेगी और ईच स्टेट यानी अलग अलग स्टेट की बनेगी, और वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेगी, रिटन एग्ज़ाम के अंदर, है ना। जो मार्क्स सिक्योर करते हो ना आप, जो रिटन एग्जाम में आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, इसके अंतर्गत आपकी मेरिट निर्धारित करेगी। ठीक है, लास्ट में इसमें उसके बाद में बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करना है, ये करना है 27/3/2003 तक, 20 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 20 फरवरी का, और 20 फरवरी से लगाकर 27 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट दिन का वेट मत करना, लास्ट दिन से 2-4 दिन पहले ही आप इसको क्या कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कि 26/2/2023 से 27/3/2023 तक इसका क्या रहने वाला है, इसका ये अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कहाँ से करना है, वो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे ऊपर आप जाके लॉगिन करके आप खुद किसी ई मित्र पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप ई मित्र वाले से जाओ, आप खुद घर पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से करना है, वो करना है, ये जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करना। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और दूसरी बात ये जो सारा जितना भी ये आपका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको क्या कर लेना, सेव कर लेना और देख लेना एक बार पूरी डिटेल से। आप मैंने तो उसको जो मोटा मोटा ऊपरी था मैंने वो बताया था, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है, वो आपको मैंने आपको बताया था पहले भी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये है बीएसएफ के अंतर्गत एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, और 10th लेवल का कोई भी बंदा है वो इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।